अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आई होप कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे, ठीक होंगे। क्लास मैट्रिक बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है एज़ कम्पेयर टू द अदर चैप्टर। ये आपने क्लास 9 में भी नहीं पढ़ा। क्लास 9 में कहीं पे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड डिस्कशन मौजूद नहीं थी। उसमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री को हमने डिस्कस किया, जहाँ पे हमने सेल वगैरह डिस्कस किए थे। उसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक हमने 9 में डिस्कस नहीं की। तो ये पहला चैप्टर है जहाँ आप इंट्रोडक्शन लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 1 चैप्टर 3 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसमें आज हम देखेंगे जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली होते क्या हैं और ये हमें हासिल कहाँ से होते हैं और किस तरह से हम इनसे यानी कि फ़ायदा उठा सकते हैं, ये हमारे लिए किस तरह यूज़फुल हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको फिर हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या, उसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज डेट इंक्लूड वन और मोर कार्बन एटम्स डेट आर कोवेलेंटली लिंक्ड टू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। देखिए बेसिक जो डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो आपने क्लास 9 में भी पढ़ी थी कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और एक जगह आपने पढ़ा था द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सेप्ट कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड सो ऑन एक्सेट्रा। उसमें कुछ कंपाउंड्स उसमें ऐसे थे जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में शामिल नहीं करते थे, क्योंकि उनका नेचर, उनकी सोर्स, करैक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती थी, जिसकी वजह से हम उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल नहीं करते थे। तो यहाँ भी वही बात हो रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज डेट इंक्लूड वन और मोर कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम कंपलसरी है। अगर बात हो रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो वहाँ पे कौन सा भाई एलिमेंट कंपलसरी है? कार्बन लाजमी मौजूद होगा अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है। एंड इन एडिशन टू दिस उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ कौन कौन हो सकता है? तो कह रहे हैं डेट आर कोवेलेंटली लिंक्ड टू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, यानी वो कार्बन अकेला ही नहीं होगा, उस कार्बन के साथ दूसरे एटम भी लिंक्ड हो सकते हैं, यानी उसके साथ बॉन्डिंग की, कोवेलेंट बॉन्ड की शक्ल में मौजूद हो सकते हैं। वो कौन कौन हो सकते हैं भाई? हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस, सल्फ़र, ये सब हो सकते हैं। ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी चूँकि इंट्रोडक्शन है तो हम इसको फिर आगे डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपकी सहूलत के लिए 1-2 एग्जांपल डिस्कस कर देता हूँ। देखें, अगर कार्बन को हाइड्रोजन से मिला दिया जाए तो क्या बन सकते हैं? मतलब CH4 बहुत फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मीथेन गैस है। अब देखिए इसमें कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं भाई? हाइड्रोजन के साथ। तो देखिए उन्होंने कहा ना हाइड्रोजन के साथ कार्बन होगा। इसी तरह से हमारे पास कंपाउंड आते हैं, ये कार्बोनाइल है और यहाँ पे अगर एक R ग्रुप अल्काइल लगाया जाए और यहाँ भी एक अल्काइल ग्रुप, तो ये फार्मूला है इस वक्त कीटोन का। किसका फार्मूला है? अब इसमें देखें कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, कार्बन, और साथ ही साथ अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड है। R को हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप, R को क्या कहते हैं? अल्काइल। तो ये कंपाउंड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कंपाउंड भी ऑर्गेनिक। इसी तरह से हमारे पास प्राइमरी अमाइन, ये जो नाइट्रोजन के साथ जो कंपाउंड बन सकते हैं, ये R लिखा, ये NH2। अब ये NH2 अमाइनो ग्रुप है और ये अल्काइल है, तो हम कहते हैं अल्काइल अमाइन, अल्काइल। अब ये जो अल्काइल अमाइन है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड माने जाते हैं। ये जो कीटोन मैंने बनाया है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड माने जाते हैं। और ये CH4 तो है ही प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या है? प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये मैंने आपके साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन के लिहाज से कुछ एग्जांपल डिस्कस किए हैं कि वो किस तरह कह रहे हैं कि भाई कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है और उसके साथ नाइट्रोजन भी हो सकता है। इसके अलावा दीगर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात इसी की हो रही है तो मैंने आपको उसी से रिलेटेड एग्जांपल्स दी हैं। अब हम देखें एग्जांपल में इथेन है हमारे पास, इथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मीथेन फैमिली का ही है, ये CH4 है तो वो हो जाएगा C2H6, C2H6 क्या बन जाएगा? इथेन। क्या बन जाएगा? इथेन। अल्कोहल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमाइन है, ये अमाइनो ग्रुप अभी मैंने बनाया NH2, इसी को हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं। एंड क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्लोरोफॉर्म भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बेसिकली जो है वो एनेस्थीसिया प्रोसेस के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि बेहोशी वगैरह के लिए नॉर्मली यूज़ होता है। CHCl3 उसका फार्मूला है क्लोरोफॉर्म का, CHCl3, यानी जब हम
इस अल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं, यानी ला के एलोजन ऐड करवाते हैं, तो उसके नतीजे में क्या चीज़ बनती है बच्चों? क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन? क्लोरोफॉर्म की। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ, देखें, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बहुत अहम है आपके लिए समझना, क्योंकि ये बुनियाद है इस चैप्टर की। अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से क्लियर कर लिया, समझ लिया, तो आगे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इसके क्लियर नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो बच्चों, हमारे पास जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखिए, सबसे पहले जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका सवाल भी आता है। अच्छा, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स 5 आपसे पूछेंगे, 5 नंबर का सवाल। बाज़ दफ़ा सेक्शन सी में डाल देते हैं, बाज़ दफ़ा 3 कैरेक्टरिस्टिक्स सेक्शन बी में डाल देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आपने इसको याद भी रखना है। पहली है भाई सोर्स, यानी ज़रिया के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते कहाँ से। इसके ऊपर मेरा एक डिटेल लेक्चर मौजूद है, उसका लिंक मैं इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। उसमें मैंने सोर्सेज को डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे जो है एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स जो पुराने वक्तों में मौजूद थे, कई हज़ार साल पहले, वो जब मर जाते हैं और मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाते हैं, डिके करते हैं, तो उनके ऊपर कैसे बैक्टीरियल अटैक होता है, माइक्रोबियल अटैक होता है, और वो बॉडीज़ के अंदर जो डिके फॉर्म होती है बॉडी की, वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म होती है। अच्छा, जैसे जैसे वो डिकेइंग बॉडी अर्थ के अंदर चली जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता अर्थ क्रस्ट के अंदर धंसती चली जाती हैं, तो नीचे से टेम्परेचर हाई होता है, ऊपर से प्रेशर हाई होता है, तो उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है। उस डिकेइंग पार्ट में बॉडी के ट्रांसफॉर्मेशन होती है, चेंज आता रहता है। वो चेंज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के वजूद का सबब है। वो चेंज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वजूद का सबब है। उस पर लेक्चर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, आप देखेंगे, इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अभी हम डिस्कस करते हैं। देखें, सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गिवन बिलो। सबसे पहला पॉइंट है सोर्स। सबसे पहला पॉइंट है सोर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स एंड प्लांट्स। वो इस पर डिटेल लेक्चर है, आप देख लीजिएगा। इस पॉइंट को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाता, लेक्चर है, उसका लिंक भेजूंगा, आप देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखें, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है नॉर्मली वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं। कहाँ से हासिल किए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, एंड मिनरल्स। अब मिनरल जो है वो नॉन लिविंग्स हैं। मिनरल्स क्या हैं? नॉन लिविंग्स हैं। तो इसमें हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल एंड प्लांट्स आते हैं। दूसरा है कंपोजिशन, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की तैयारी। तो उसमें देखते हैं, कार्बन इज़ द की एलिमेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की तैयारी में सबसे अहम रोल किसका है? कार्बन का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तैयारी में सबसे अहम रोल किस एलिमेंट का है भाई? कार्बन का। तो लिखे देखें, कार्बन इज़ द की एलिमेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। की देखो चाबी, यानी जिससे ताला खुले, तो चाबी की अहमियत है। तो याद रखें, कार्बन की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अहमियत है। कार्बन के बगैर कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं माना जा सकता, नहीं हो सकता वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन उसके लिए कंपलसरी है, उसके ऑर्गेनिक होने के लिए कार्बन का होना ज़रूरी है। आगे लिखे, आफ्टर कार्बन मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एलिमेंट इज़ हाइड्रोजन। अभी हमने ऊपर बात की, देखो यहाँ पे भी कहा, कार्बन के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है भाई? हाइड्रोजन। अच्छा बच्चों, अब 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। तीसरा है सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी का मतलब है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम डिज़ोल्व करें तो ये हल होते हैं नहीं होते। देखो, हमारे पास 2 तरह के सॉल्वेंट हो सकते हैं, या तो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट या तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या तो इनऑर्गेनिक। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू लाइक डिज़ोल्व लाइक रूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर इनसोल्युबल इन वाटर। भाई इसलिए ये इनसोल्युबल होते हैं, बात को समझना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बुनियादी एलिमेंट है वो कार्बन है, और कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो बनाता है म्यूचुअल शेयरिंग से। किससे बनाता है? तो कार्बन की जो 99% बॉन्डिंग है वो होती है कोवलेंट। वो क्या होती है? यानी वो म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनाना पसंद करता है। तो कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाले कंपाउंड कोवलेंट होंगे नेचर में। कैसे होंगे? कोवलेंट। और कोवलेंट कंपाउंड 2 तरह की नेचर रखते हैं, पोलर भी और नॉन पोलर। लेकिन ज़्यादातर की नेचर नॉन पोलर होती है, ज़्यादातर की नेचर। इस वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, क्योंकि वाटर होता है पोलर
वाटर की नेचर क्या होती है? पोलर। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर नॉन पोलर। तो नॉन पोलर कभी भी पोलर में हल, और इसी तरह पोलर नॉन पोलर में हल। इस वजह से लिखे अकॉर्डिंग टू लाइक डिजोल्व लाइक रूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल करेंगे तो उसमें हल हो जाएगा, लेकिन वाटर में हल, क्योंकि नेचर सेम नहीं है। नेचर का सेम होना ज़रूरी है सॉल्युबिलिटी के केस में। किस केस में? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी बात हुई, देखो कार्बन म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। याद रखें कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड से हमेशा वीक होता है। कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड से, इस वजह से इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम होगा। वो भी क्या होगा? कम होगा। आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। क्या होगा? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड है और आयोनिक कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक। अब देखें, एज कोवेलेंट बॉन्ड इज वीकर देन आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा कमज़ोर होता है आयोनिक बॉन्ड से। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ आगे वर्डिंग होनी चाहिए थी देन आयोनिक कंपाउंड। किन से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है? आयोनिक कंपाउंड से। किससे? यानी आयोनिक कंपाउंड से अगर कंपैरिजन करोगे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का कोवेलेंट कंपाउंड्स का, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होगा। किन से? आयोनिक से। रेट ऑफ रिएक्टिविटी मॉडरेट, स्लो रिएक्टिविटी, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है, म्यूचुअल शेयरिंग से बना है, तो फास्ट रिएक्शन नहीं देते। मॉडरेट और स्लो दोनों नेचर होती है, मॉडरेट एंड स्लो, यानी फास्ट रिएक्शन ये नहीं देते। तो यहाँ लिखा द रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ वेरी स्लो। इनकी जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी है वो स्लो होती है। वजह वही बॉन्डिंग है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग से बनाते हैं, वीकर बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी भी इनकी स्लो होती है। रिएक्टिविटी भी एंड नीड स्पेसिफिक कंडीशन। मतलब अगर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है तो आपको कुछ ख़ास कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी। आपको कुछ ख़ास किस्म की कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी। आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ सकता है, आपको कैटालिस्ट ऐड करना पड़ सकता है। तो इस तरह की कंडीशन आप देंगे तो रिएक्टिविटी इनकी तेज़ हो सकती है, बढ़ सकती है। अदरवाइज़ इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है बच्चों? स्लो होती है। आगे पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ताल्लुक आयोनिक कंपाउंड के साथ है, पोलर नेचर के साथ है। ये तो ज़्यादातर क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। ये ज़्यादातर क्या होते हैं? नॉन पोलर। तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ कोवेलेंट। भाई जब बॉन्डिंग कोवेलेंट है तो कंपाउंड भी कोवेलेंट होगा। उसी कोवेलेंट कंपाउंड को हम क्या कह सकते हैं? कोवेलेंट मॉलिक्यूल। इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। सातवां पॉइंट है कंबक्शन। कंबक्शन, ये कंबक्शन में हेल्प करेंगे। क्यों? बात समझनी है। देखो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका की एलिमेंट कार्बन है। कार्बन तो कंबक्शन में हेल्प करता है। कार्बन तो कंबक्शन में हेल्प करता है। तो लिखे ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोर कंबक्टिबल एंड बर्न इन एयर ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की हाई परसेंटेज इनको जलने में मदद फराहम करती है, या ये जलने में मदद फराहम करते हैं। किसकी परसेंटेज हाई होने की वजह से? कार्बन की वजह से। और जब भी इनका कंबक्टिबल रिएक्शन होता है कार्बन का, याद रखें ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो बनने वाला प्रोडक्ट ज़्यादातर केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ज़्यादातर केसेस में क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक वैसे जनरल सा रिएक्शन है, मैं अगर आपके सामने लिख दूं, देखें ये मीथेन है, ये मीथेन है। अगर आप इसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बंद करवाओगे, जलाओगे, ये मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? अगर आप इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे यानी जलाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बच्चों बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और क्या बनाती है? और अमाउंट ऑफ हीट रिलीज भी होता है, और अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होते हैं, अमाउंट ऑफ हीट। ऑल कंबक्शन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। जितने भी कंबक्शन रिएक्शन होते हैं उनकी नेचर क्या होती है? एक्सोथर्मिक। क्या होती है? यानी जब भी आप किसी चीज़ को जलाएंगे तो वो हीट प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी? उसको हम कहते हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों क्लास मैट्रिक ये था चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आई होप बेटा यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर
हो गई होंगी। आपने इसको अच्छे से थॉरोली रीड करना है, इसको याद रखना है, क्योंकि ये पेपर में आने वाला टॉपिक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है और ये बेस है आपकी इस चैप्टर की। तो ये करैक्टरिस्टिक्स आपके जहन में होंगी, तो आगे जब हम इस चैप्टर में डिफरेंट चीज़ें पढ़ रहे होंगे वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।